नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए रोज की तरह मनीष जी। मनीष नमस्कार। नमस्कार। मनीष जी, हम अक्सर बातचीत की शुरुआत राजनीतिक सुर्खियों से करते हैं, जी, लेकिन आज लखनऊ का माहौल थोड़ा अलग है। आईपीएल का मैच है इकाना में, और इकाना में एलएसजी वर्सेस डीसी का जो मैच है उसके लिए लोग आने शुरू हो गए हैं, और शाम 7:30 बजे से इस होने वाले मैच पे लेकर नज़र है। स्टेडियम पे तो जो भीड़ होगी वो होगी ही, बहुत सारे शहर में भी कुछ जगहों पर बड़ी स्क्रीन पर और आम जनता में इसको लेकर बड़ा उत्साह है। क्योंकि एलएसजी लखनऊ का होम ग्राउंड भी है मनीष, बिल्कुल, जो आईपीएल के फॉर्मेट में है कि शहरों के हिसाब से टीमें होती हैं, तो बिल्कुल। इकाना स्टेडियम होम ग्राउंड है। स्टेडियम के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत हैं, टेस्ट टीम के प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, और अक्षर पटेल डीसी का नेतृत्व कर रहे हैं। बोले भारत की टीम भी इसका जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंची। ये देखिए लोगों ने वहां क्या कहा, ये भी देखिए। आज आईपीएल का बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, तो मैं इस वक्त आ चुकी हूँ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, जहां आज शाम को फाइनल मैच लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाला है। तो सबकी नजरें इस पर टिकी हैं, आखिर जीत किसकी होगी। एलएसजी होम ग्राउंड होने की वजह से काफी आगे दिख रही है, वहीं डीसी भी उलटफेर कर सकती है। एलएसजी की तरफ से ऋषभ पंत और निकोलस पूरन भी सबसे बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं, वहीं डीसी की तरफ से केएल राहुल और अक्षर पटेल भी टीम की ताकत बन सकते हैं। अगर बात करें स्टेडियम की, तो इकाना स्टेडियम में कई एंट्री और एग्जिट गेट्स बनाए गए हैं ताकि भीड़ को आसानी से मैनेज किया जा सके। अब देखना होगा कौन बनेगा आज का हीरो और किस टीम के नाम होगी ये जीत। वंदनी सिंह, बोले भारत, लखनऊ। पहले देखिए, भारी उत्साह है क्योंकि आईपीएल जो इस सीजन में हो रहा है, इसका पहला मैच लखनऊ में है और लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के दोनों ही टीमों के फैंस पहुंच रहे हैं, पहुंचने शुरू हो गए हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स को ही जीत की कामना लखनऊ वाले ज़्यादा करेंगे, इसमें कोई अलग बात है नहीं अनुराग। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है। असल में इकाना स्टेडियम शहीद पथ के बिल्कुल बाजू में है और शहीद पथ शहर का रिंग रोड है। ऐसे में लाइफ लाइन हो गई है आज का शहर बिल्कुल की बिल्कुल, शहीद तो पथ। मैच शुरू होने से 2-3 घंटे पहले और मैच छूटने के 3-4 घंटे बाद तक इकाना स्टेडियम के पास शहीद पथ पे बहुत कंजेशन हो जाता है ट्रैफिक का। ये तब आलम होता है जब पुलिस हेडक्वार्टर भी बिल्कुल सामने है इकाना के। तो इकाना जितना ही दूर है। बिल्कुल बिल्कुल, इकाना जितना शहीद पथ से दूर है उतना ही पुलिस हेडक्वार्टर भी है। हर बार पुलिस इसको ट्रैफिक को रेगुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन मुश्किल ये होती है कि करीब 50,000 की कैपेसिटी वाले इकाना स्टेडियम में अनुराग लोग टुकड़े टुकड़े में आते हैं। टुकड़े टुकड़े में आते हैं और फिर ट्रैफिक तो मनीष हो ही जाता है। नहीं, समस्या ये है कि 50,000 लोग अलग अलग समय पे आते हैं, लेकिन जब मैच खत्म होता है तो पूरी भीड़ एक साथ बाहर निकलती है। वापसी के समय मैच खत्म होने पे बहुत दिक्कत होती है। बहुत बड़ी समस्या बस वो ये बात है कि 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, तब तक शहर का ट्रैफिक थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, नहीं तो और हालात। लेकिन मेरी चिंता मनीष दूसरी है। पास को लेकर भी बड़ी मारामारी है, उसको लेकर नेता लोग भी बहुत परेशान है। तो खैर, रात में 7:30 बजे से मैच का मजा लीजिए। एलएसजी अपने होम ग्राउंड पे जीतती है या डीसी उसको मजा चखाती है, क्या होता है। नक्सलवाद, कल अमित शाह गृह मंत्री ने संसद में भी ये बोला और लंबा बयान दिया, और नक्सलवाद उन्होंने कहा। इधर बस्तर में देखा होगा आपने, बहुत सारे कमांडर नक्सलियों के मारे गए हैं, और जो एक पूरा जो लाल गलियारे वाला इलाका था, वहाँ सर कहा जा रहा है कि नक्सलवाद की कमर सरकार ने पूरी तरह से तोड़ दी है। गृह मंत्री ने ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस चाहती तो हम इसको 2-3 साल पहले ही खत्म कर देते। कांग्रेस भी इसकी पीड़ित रही थी एक समय छत्तीसगढ़ में, तो पूरी उनकी लीडरशिप उड़ा दी गई थी। लेकिन उसको लेकर सरकार के लोग इस दावा कर रहे हैं नक्सलवाद खत्म हो गया, और विपक्ष के लोग भी कुछ अलग ही कह रहे हैं। जाहिर सी बात है। देखिए, अमित शाह ने जो लोकसभा में घोषणा की कि देश अब नक्सल मुक्त हो गया है, उसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उस पर समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने हमला किया है, और उन्होंने तो ये भी क्लेम किया कि मुलायम सिंह यादव ने 2004 में ही नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। लेकिन बहुत दिलचस्पी वाले बयान अजय राय ने दिए हैं, जो यूपी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने इस दावे को गलत बताया है और ये कहा है कि कांग्रेस तो बहुत बड़ी भुगतान रही है। तो यानी कि अमित शाह को उन्होंने काउंटर भी किया है। जयवीर सिंह, जो कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जरूर कहा है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। एक एक करके सबके बयान सुनते हैं कि किसने क्या कहा। देखिए, इतनी बड़ी समस्या का समूह रूप से उखाड़ के फेंकने का काम भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी द्वारा संकल्प व्यक्त करते हुए, एक निश्चित अवधि तय करते हुए, मार्च 2026 तक हम इसको खत्म कर देंगे, उस
पराक्रम को साथ पूरा करने का काम, लक्ष्य को हासिल करने का काम आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ है। ये राष्ट्र के लिए और उन सब प्रदेशों के लिए जो प्रभावित थे बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए कोर्ट से और राज्यों की ओर से, पूरे राष्ट्र की ओर से अमित शाह जी को कोर्ट से बधाइयां और आभार कि जिन्होंने इतनी बड़ी दीर्घकालीन समस्या का एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत समाधान करने का काम करा दिया। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार में नक्सलवादियों ने हमारे कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को मार दिया था, पूरे नेतृत्व की हत्या कर दी थी। सरकार किसकी थी? भाजपा की। भाजपा के लोग नक्सलवादियों को पालते हैं, उनको पोसने का काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और आज जब इनको लग रहा है कि उनसे हमारा काम पूरा हो गया, तो आज नक्सलवाद को ख़त्म कर रहे हैं, नक्सलवाद को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। पर ये पूरी तरीके से नक्सलवाद, आतंकवाद के पोषण करने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो पहले से मैंने बताई उन्हीं के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के अंदर। उनके समय आप देख सकते हैं हमारे सभी कांग्रेस के नेताओं की हत्या की गई। राहुल गांधी कभी भी नक्सलियों के मंच पे और किसी के मंच पे नहीं गए हैं। राहुल गांधी जैसी इमेज मैं समझता हूं कि आज के दिन में हिंदुस्तान में किसी नेता की नहीं है। देखिए, इसके बारे में तो स्पष्ट कांग्रेस के लोग बताएं। हालांकि बीजेपी की सरकार पे विपक्षियों के ऊपर आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं। उसी चर्चा में, उसी बहस में हमने भी पार्टी की तरफ से हिस्सा लिया था। और जो सद्य नेताजी ने जिस चीज के लिए आज गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने नक्सलवाद खत्म किया है, हालांकि अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, उस चीज को सद्य नेताजी ने 2004 में ही उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म कर दिया था। बस्तर संभाग के अंतर्गत विशेष तौर पर दंतेवाड़ा जिला में नक्सल गतिविधि अभी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड माओवादी कैडर अभी एक्टिव नहीं है। फिर भी हमको सतर्क रहकर, सावधान रहकर आगे के कार्य को अंजाम देना है। पुलिस सिंह में हमेशा अलर्टनेस और डिसिप्लिन काम आते हैं। आने वाले समय भी उसी के तहत ही हम काम करेगा। और आपको सीधे अब लिए चलते हैं छत्तीसगढ़। हमारे साथी प्रवीण सिंह ने भी वहां से रिपोर्ट भेजी है, उसे सुनते हैं। सरकार ने नक्सलियों को 31 मार्च तक सरेंडर करने का समय दिया था। डेडलाइन के आखिरी दिन बीजापुर सहित छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। पूना मार्गेम अभियान के तहत 35 नक्सली कैडर ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, जिसमें से 25 ने बीजापुर में सरेंडर किया। इनमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही नक्सल इतिहास का सबसे बड़ी रिकवरी करीब 14 करोड़ रुपए का कुल सामान की भी बरामदगी हुई है। इसमें 2.90 करोड़ रुपए कैश और करीब 11.16 करोड़ रुपए का 7.20 किलो सोना बरामद हुआ है। दोनों की कुल कीमत करीब 14 करोड़ रुपए है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया विष्णु देसाई ने इस पल को ऐतिहासिक बताया है। आज 31 मार्च का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एक तो नक्सलवाद समाप्त हो रहा है छत्तीसगढ़ से, और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से साधुवाद। ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, बाधक था, और माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करना है, और उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब बस्तर क्षेत्र बहुत तेजी से विकास करेगा, जो 40 वर्षों तक विकास से अछूता। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से नक्सलवाद के खात्मे का जो दावा केंद्र सरकार ने किया है, उस पर राजनीतिक वाद विवाद हो रहा है मनीष। एक अगली खबर आ जाते हैं। 1 अप्रैल होता है तो बहुत सारे नियम कानून बदल जाते हैं, कुछ चीजें महंगी हो जाती हैं, कभी आपकी सैलरी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, लेकिन टोल वो तो लगभग हर साल बढ़ता ही है। इस साल भी कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, थोड़ा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए क्या है कि ये दरअसल जो टोल बढ़ने का दर है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़कों पर, भारत में 2 तरीके की सड़कें हैं जिन पर लोग टोल देते हैं। एक तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स के जो एक्सप्रेसवेज हैं। जैसे यूपी की बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इन एक्सप्रेसवेज की पूरी कमाई और इन पर कितना टोल लगना है, ये स्टेट गवर्नमेंट UPEIDA से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, उसको रेगुलेट करता है। और उसमें भी दरों में बढ़ोतरी हुई है 1 अप्रैल से।
NHAI का जो बढ़ोतरी का मानक है वो दरअसल उसका एक अलग हिसाब होता है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य उपभोक्ता बिल्कुल, सूचकांक के बिल्कुल। आधार उसके पर बढ़ता हिसाब है। से नेशनल हाईवे इसको डिसाइड करता है, लेकिन फिर भी 5% से लेके 10% तक टोल में बढ़ोतरी हो गई है, कहीं कम कहीं ज्यादा। और चलिए, इसके साथ साथ जो कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा हो गया है, बिल्कुल। और ईरान वाला युद्ध तो चल ही रहा है, तो गैस बढ़ एक के और टोल को लेकर एक और सूचना दे दें कि 1 अप्रैल 2026 से, यानी कि 1 अप्रैल से ये लागू हो गया है कि अब कहीं भी टोल पर कैश में कैश नहीं होगा, भुगतान भुगतान नहीं होगा। और ये भी सूचना दे दें कि अब जनगणना भी स्टार्ट हो गई है, हाँ, हाउस होल्ड की गिनती शुरू हो गई है। शुरू हो गई है। राज्य सरकारों ने निर्देश दे दिए हैं कि जो लोग उसके में लगे हैं बिल्कुल काम में लापरवाही ना करें। मोबाइल कितने हैं, रेडियो कितने हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे कालम है, थोड़ा बढ़ेगा तो हम अब तो आपको और जानकारी देंगे। और मनीष, मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम इधर लगभग हफ्ते भर से आंख मिचौली खेल रहा है। आज लखनऊ में इस समय धूप खिली हुई है, और अभी 2-3 घंटे पहले रात में बारिश हुई थी और कुछ धूप छांव जैसा था। आसपास के जिलों में भी अंधड़ आए हैं और कई जगह तो तेज बारिश हुई है। अलर्ट भी मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के लिए किया है कि भारी बारिश भी हो सकती है। क्या चक्कर है ये कि मौसम मतलब एकदम मिजाज ही बदल रहा है ना, गर्मी नहीं, और देखिए अप्रैल आते आते तो गर्मी शुरू हो जाती थी, कूलर एसी सब चलने लगते थे, लेकिन अभी लखनऊ या यूपी में रुक रुक के चल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। चलने शुरू ही होते हैं कि बंद हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किया है उसके मुताबिक 2 अप्रैल तक, यानी अगले 48 घंटे तक पूरे यूपी में मौसम खुला रहेगा। इसके बाद 3 अप्रैल से मौसम फिर करवट लेगा, लेकिन इसका असर पश्चिमी यूपी में दिखेगा। 3 और 4 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में मौसम थोड़ा बिगड़ सकता है, यानी आंधी, बारिश और बिजली गरजना ये सब हो सकता है, लेकिन पूर्वी यूपी में मौसम पूरी तरीके से और पश्चिमी यूपी में तो मनीष कल भी काफी मौसम सुहाना हो गया था, बारिश भी वहां तेज हुई थी। तो यूपी की सुर्खियों में आज यहीं विराम लेते हैं। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।